कल जैसे हमने समझा था, अब उसी आधार पे समझना है। एक रिकैप ले लो। अ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को छोड़ो अभी। बस इतना रिकैप लो कि साहित्य, इतिहास, दर्शन के तत्व जो हैं, 5 तत्व हमने देखे थे। इस इतिहास की मतलब साहित्यकार की प्रतिभा, परिवेश तथा वातावरण, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं जो चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या समाज में घट रहा है, द्वंद्वात्मकता, और लास्ट था संतुलन और सामंजस्य। इन सारी बातों को रखकर एक साहित्यकार रचना रचता है, और इन्हीं को देखना चाहिए साहित्य इतिहासकार को, कि जो भी रचेगा इन चीजों को देखना जरूर है। तो आप शुक्ल जी को देख रहे थे जब, तो वहां पे लगभग 3-4 चीजें मिल रही थी। लेकिन कहीं-कहीं पे वो फिर जैसे कबीरदास को लिखते समय या फिर कबीरदास का वर्णन करते समय, कबीर के रहस्यवाद को तो उन्होंने देखा कि वो अबूझ है या फिर उसको लोग पढ़ के समझ नहीं पा रहे। तो ये सब तो देखा, लेकिन उनकी लोक मंगलवादी व्याख्या नहीं देखी या फिर उनका व्यक्तित्व नहीं समझा। तो ये सारी सीमाएँ जो थी, उनका विरोध लोग करते हैं। लोग मतलब हम लोग नहीं, जैसे आचार्य द्विवेदी करते हैं, दुरारी वाजपेयी करते हैं, या फिर डॉक्टर नगेन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो अपने सिलेबस में आज तक यही आचार्य शुक्ल आएँगे या फिर हजारी द्विवेदी आएँगे, और जितना कल बताया था, वही के आस-पास आएँगे। तो आज हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कि इन्होंने साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में क्या योगदान दिया। तो एक बात समझ आती है कि आचार्य शुक्ल, जैसे डॉक्टर नगेन कहते हैं, नगेंद्र है या फिर कोई डॉक्टर नगेंद्र बोलते हैं कि साहित्य इतिहास तो शुक्ल जी का ही था। बाकी जो लिखे गए हैं, या तो समर्थन में लिखे गए हैं, नहीं, बच्चन सिंह कहते हैं शायद, कि साहित्य इतिहास तो शुक्ल जी का ही है। बाकी जो लिखेंगे या तो विरोध में लिखेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, और बाकी जो लिखेंगे या तो समर्थन में लिखेंगे, हाँ ऐसा ही है। जैसे बच्चन सिंह ने खुद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से लिखा है। तो वो चीज़ें हमें समझ आती है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब एक तरह से जो-जो विशेष विशेषताएँ इनकी, कि इन्होंने क्या किया, तो जहाँ पे वो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से देखते थे शुक्ल जी, जैसे अंतर आ सकता है ना, तो रिलेट करके चलते हैं। जैसे वो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से देखते थे, तो वहीं आचार्य द्विवेदी का दृष्टिकोण परंपरावादी था। जो चिंतन तेन थे, तो इनके प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण या फिर हडसन का विरोध करते नज़र आते हैं। हडसन का जो तेन का 3 नियम था ना, कि जाति के आधार पर आप उस चीज़ को देखो, वातावरण के और रचना के क्षण, मतलब किस परंपरा में लिखा गया है, तो उसका वो विरोध करते हैं। और एक भूमिका में हिंदी साहित्य के आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बोलते हैं कि कबीर के, जैसे कबीर से वो शुरू करते हैं। कबीर पे इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा भी है। इनकी 3 रचनाएँ लगभग हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, क्योंकि जो शुक्ल जी थे, वो आदिकाल को वीरगाथा काल कह रहे थे, और ये आदिकाल मतलब प्रथम काल, ऐसा बोल रहे हैं। तो इनका थोड़ा-सा समझ रहे हो बच्चन सिंह की वो बात, कि या तो कोई लिखेगा तो विरोध में लिखेगा या समर्थन में लिखेगा। तो थोड़ा बहुत तो हमें भी समझ आता है कि हाँ, ठीक है। तो कबीर को कैसे वो कहते हैं? कबीर के व्यक्तित्व में जो अक्खड़ता व अमायिकता है, वह वस्तुतः गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ परंपरा से उन्हें मिली है। इसी प्रकार उन्होंने सूर साहित्य, भक्ति व श्रृंगार के समन्वय की चर्चा करते हुए उसे जयदेव, चंडीदास तथा विद्यापति की पूर्व परंपराओं से जोड़ा है। जैसे आप ये बताओ कि आप गोरखनाथ का तारीफ कर रहे हो कि गोरखनाथ एक कवि हैं, आपने सिद्ध किया है अपने साहित्य इतिहास में। और वहीं जो उसी गोरखनाथ साहित्य की परंपरा से आगे बढ़ा हुए हो, या फिर आप सूरदास को उतना बेहतर नहीं मानते हो, कहते हो कि वॉइस नहीं आ रही सर। अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है सर। हाँ, तो जहाँ पे वो सूरदास का विरोध करते हुए कहते हैं कि इनका वियोग जो है, एक नदी की तो दूरी है, इतना बड़ा कोई वियोग नहीं हो गया कि गोपियाँ देखे बिना चक्कर खा रही हैं या फिर कुछ और कर रही हैं।
कबीरदास को कहा कि इतना रहस्यवादी होना ज़रूरी भी नहीं है कि आपके जो रचनाएँ हैं, वो लोगों को समझ ही ना आए। तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि उनकी विशेषताएँ यही हैं कि उन्होंने जिनका आचार्य शुक्ल जी ने विरोध किया था, तो उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनका समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो तेन की परिभाषाएँ या फिर तेन का सिद्धांत है, उस तेन के सिद्धांत को भी वो खंडन कर रहे हैं। जहाँ शुक्ल जी क्या बोलते हैं कि हमें वैज्ञानिक वर्गीकरण करना चाहिए। तो आप बताओ, जैसे एक साहित्य में बात मिलती है, कि आप वैज्ञानिक वर्गीकरण तो कर लोगे, लेकिन आप साहित्य से अछूते रह जाओगे। साहित्य विज्ञान की बात नहीं है। साहित्य में संवेदनाएँ हैं, साहित्य में अलग तरह की वेदनाएँ हैं या फिर उसमें अलग तरह का भाव है। वो वैज्ञानिक आधार पर आप उसको लेना चाहोगे, तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आप समय काल के हिसाब से बाँट दोगे, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सेट कर लोगे, पर वो बनेगा क्या? एक खोखला इतिहास बन जाएगा। और आपको हिंदी साहित्य का इतिहास बताना है जहाँ पे साहित्य में कल्पनाएँ भी होंगी, तो कल्पना आप कहाँ बताओगे? जब आपको अगर बताना होगा कि वैज्ञानिक वर्गीकरण है, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण में तो आप फिर कबीरदास के रहस्यवाद को शामिल ही नहीं करोगे। तो यही चीज़ का विरोध द्विवेदी जी करते हैं और कहते हैं कि जहाँ पे शुक्ल जी वैज्ञानिक वर्गीकरण करण पर बल दिया है, वहीं पे द्विवेदी जी समग्रता पर बल देते हैं। मतलब वो नकारते नहीं है वैज्ञानिकता पर, वो वैज्ञानिकता के साथ-साथ और भी जो चीज़ें साहित्य के लिए ज़रूरी हैं, जैसे हमने अभी समझा था ना कि 5 तत्व होते हैं, तो एक तत्व समझ लो अगर द्वंद्वात्मकता है और द्वंद्वात्मकता को आप शामिल कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर चल रहे हो, तो वहाँ पे होगा नहीं। जैसे समझो कि मैं ले लो, मैं अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को ऊपर-ऊपर बोल दूँ, ऊपर-ऊपर बता दूँ कि आचार्य द्विवेदी ये बोल रहे हैं और इनका मानना आचार्य शुक्ल का मानना ये है, तेन की परिभाषा ये है, उसकी गहराई में जाऊँ ही ना, तो फिर वो साहित्य होगा थोड़ी, वो तो बस एक विषय बन जाएगा। साहित्य को अगर बताना हो तो उसकी गहराई तक जाना होता है या फिर उसको गहराई तक पड़ताल करनी होती है। भले उसके करीब ना पहुँच पाएँ, भले हम दूर ही रह जाएँ, चौखट पे रह जाएँ। लेकिन अगर एक छोटा-सा भी प्रयास होगा, तो बेहतर होगा। तो द्विवेदी जी समग्रता पर बल देते हैं और आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 2 काल में बाँटा था। निर्गुण और सगुण में वह इनको 2 उपधाराओं में बाँटा था। जैसे मैंने बताया भी था कि 2 धाराएँ कौन-सी? 1 सेकंड। निर्गुण को ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी में बाँटा था और सगुण को कृष्ण और राम भक्ति धारा में बाँटा था। तो द्विवेदी जी इस विश्लेषणात्मक व्याख्या के स्थान पर संश्लेषणात्मक व्याख्या की और संपूर्ण भक्ति साहित्य को एक ही विराट आंदोलन के रूप में देते हैं। जैसे अभी हमारा सिलेबस देखें ना, जैसे कल भी मैंने बताया था कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में हमारे भक्ति काल है। और उस भक्ति काल में फिर बँटा हुआ है कि संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। तो ये ज़रा-सा लगता नहीं है आपको कि शुक्ल जी की पूरी बातें शामिल नहीं की गई हैं? अगर शुक्ल जी की पूरी बात शामिल की जाती, तो भक्ति काल होता, निर्गुण काव्य धारा में कबीर मिल जाते आपको, सगुण काव्य धारा में सूर तुलसी मिल जाते और निर्गुण में आपको जयसी भी मिल जाते। ऐसे बँटा मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक़्ति काल को ही हम पूर्ण प्रासंगिकता के आधार पर देखेंगे, जैसे हमारा पीवाईक्यू क्या आता है? भक्तिकालीन काव्य की प्रासंगिकता, भक्ति कविता में अभिव्यक्ति भारत बोध। तो अगर संपूर्ण माना गया है कि भक्ति काल एक संपूर्ण आंदोलन की तरह है, तो उस आंदोलन को हम अब अपने साहित्य में देख रहे हैं। जहाँ पे शुक्ल जी वैसा नहीं, वो परंपरावादी, प्रत्यक्षवादी विचारधारा से देखते थे, वैज्ञानिक वर्गीकरण कर दिया कि एक निर्गुण वाले, एक सगुण वाले, एक कृष्ण भक्ति, एक राम भक्ति, एक प्रेम आश्रय, एक ज्ञान आश्रय। तो ऐसा थोड़ा-सा अब और बेहतर हो चुका है और क्या कहते हैं, संश्लेषणात्मक हो गया, केवल विश्लेषण की वस्तु नहीं बची। अब संश्लेषणात्मक व्याख्या होगी और यहाँ पे भक्ति साहित्य को एक विराट आंदोलन की संज्ञा मिलती है और इसमें अगर प्रश्न भी देखो ना, तो प्रश्न ऊपर से नहीं है। जैसे मैं प्रश्न पढ़ के बताऊँ, संत काव्य धारा में आपको मिलेगा प्रश्न कि संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति, सूफी काव्य धारा, हिंदी सूफी कवियों का योगदान, कृष्ण भक्ति जैसे 2024 में क्या मिला? मुस्लिम कृष्ण भक्ति मुस्लिम महिला कृष्ण भक्ति। तो आप देख सकते हो कि ये सिर्फ़ विश्लेषण की वस्तु नहीं बचा हुआ है। यहाँ अगर विश्लेषण होता,
तो पूछता कि निर्गुण काव्य धारा में कबीर के दर्शन को समझाओ। तो कबीर का दर्शन पूछा है, अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ वो संश्लेषणात्मक की वस्तु बना हुआ है। तो इस चीज को आप समझ गए? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ। अब चौथी बात मिलती है कि आचार्य द्विवेदी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा था। अभी हम जब सीमाएं पढ़ रहे थे आचार्य शुक्ल की, तो क्या-क्या सीमाएं थी? 2 सीमाएं सबसे साफ-साफ दिखती हैं कि वीरगाथा काल अगर आपने नाम इसलिए दिया कि उस काल में वीरता ज़्यादा है या फिर वीर रस ज़्यादा है। जैसे एक सवाल आता है कि जो पृथ्वीराज रासो है, श्रृंगार रस से जुड़ा श्रृंगार काव्य है या फिर वीर काव्य है? ऐसा कुछ है। श्रृंगार रस से जुड़ा काव्य है या फिर वीर रस से जुड़ा काव्य है? तो एक जहन परीक्षक या फिर जिसने भी क्वेश्चन सेट किया होगा, उसके दिमाग में ये रहा होगा कि जो आचार्य शुक्ल जी हैं, वो बताते हैं कि ये वीर रस का काव्य है पूरा, और जिस चीज़ की अधिकता जहाँ पे मिलेगी, उसको वही नाम मैं दे दूँगा। तो यहाँ पे द्विवेदी जी खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को बस विश्लेषण या वैज्ञानिक आधार पर रख दोगे। मैं अगर 4 कालों में बाँटूँगा तो मेरा नाम वीरगाथा की जगह आदिकाल होगा, और आदिकाल का सरल मतलब है कि जो प्रारंभ के काल में हुआ या फिर जो प्रारंभ के काल में चाहे श्रृंगार रस हो, भक्ति रस हो, शांत रस हो या फिर वीर रस की अगर प्रमुखता है तो ठीक है, चंदर बदाई को मैं भी लिखूँगा, या फिर मैं भी जितने वीर रस से जुड़े अभट्ट में चाहे लिखी गई हों, वो बताना ज़रूरी है। लेकिन अगर वहाँ पे कीर्तलता, कीर्त पताका लिखी गई है या फिर अगर सवाल आता है कि पृथ्वीराज रासो का लिखा हुआ नहीं, चंदर बदाई का पृथ्वीराज रासो जो है श्रृंगार काव्य है या फिर वीर रस युक्त काव्य है। तो ये सवाल ही एक अपने आप में पुष्टि करता है उस बात की कि अकेले वो वीर गाथा काल नहीं हो पाएगा। तो इस चीज की बात आती है। फिर जैसे द्विवेदी जी ने उसको बाँटा था भक्ति काल में, सेकंड वाले को। तो यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि आप विरोध तो कर लोगे, लेकिन होता है कि विरोध करने के चक्कर में कहीं-कहीं पे थोड़ी बातें अटक जाती हैं या फिर अधूरी रह जाती हैं। तो काल विभाजन नाम की दृष्टि से केवल अबूझा लगता है शुक्ल जी का, लेकिन है परफेक्ट वो। तो उन्होंने जहाँ पे भक्ति काल नाम दिया था, अब हमारे सिलेबस में भक्ति काल नाम ही यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि जो प्रामाणिकता है या फिर ज़्यादा वोट मिला है कि किसके काल को बाँटना बेहतर होगा, तो भक्ति काल अगर नाम पूछो, तो शुक्ल जी का भक्ति काल बाँटना सही है। लेकिन इन्होंने बाँटा पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। मतलब 1400 से 1700 ईस्वी को वो पूर्व मध्यकाल कहते हैं कि पहले ये चीज़ें थी, और बाद से 1700 से 1900 को ये उत्तर मध्यकाल बोलते हैं। उत्तर मध्यकाल में विशेषताएँ हो जाएँगी, जैसे ब्रज भाषा में खड़ी बोली भी मिलने लगेगा, और आपको सिर्फ़ भक्ति आंदोलन नहीं मिलेगा, आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। तो शायद उनका मानना था, जैसे उन्होंने वीर गाथा काल को अलग किया इसलिए कि केवल वीर रस नहीं था। तो यहाँ पे भी उसको इसलिए शायद अलग कर रहे हैं कि भक्ति काल में केवल भक्ति नहीं है। अगर आप भक्ति काल का समय मान रहे हो 1300 से 75 से 1700 तक, तो वहाँ पे ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से लग रहा है कि ठीक है। लेकिन एक आधार लोगे तो वो भक्ति ही नहीं है। तो इसलिए उसके आधार पर उन्होंने उत्तर मध्यकाल उसका नाम दे दिया 1700 से 1900 को, और पूर्व मध्यकाल नाम दे दिया 1400 से 1700 को। हाँ, स्टैटिक ने। अब जो आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल को कोई बदलाव नहीं किया। जैसा नाम उन्होंने दिया था आचार्य शुक्ल ने, वैसा ही नाम द्विवेदी जी भी देते हैं। बल्कि जो उत्तर मध्यकाल था तो उसको रीतिकाल मानते हैं। और हमारे सिलेबस में आप देखोगे ना, तो वीरगाथा काल नहीं माना गया है। हालाँकि कहीं-कहीं पे लिख जाए अगर वीरगाथा काल, तो गलत नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा भी था कि निर्विवाद रूप से स्वीकृत अगर काल विभाजन है, तो शुक्ल जी का है। लेकिन खंडन करते लोग मिल ही जाएँगे। तो वहाँ पे हमें समझ आता है कि वीरगाथा काल को छोड़ के, बाकी जैसे सिलेबस पे अपने आ गया, सिलेबस पे अभी 2025 में अगर है, तो पुष्टि के तौर पर तो समझ सकते हैं कि हाँ, सही होगा। अगर इसको रीतकाल नाम दे रहे हैं, हालाँकि रीतकाल को 3 भागों में जहाँ बाँटा 2 भागों में जहाँ शुक्ल जी ने बाँटा था, अब हमें 3 भागों में बँटा हुआ मिलता है। तो काल विभाजन समझ गए, आगे बढ़ें?
हाँ, काल विमान तो सर समझ गए कहाँ से कहाँ दोनों में सर यहाँ पर खाली वही वीर गाथा को रीतिकाल कर देंगे और वहाँ पर फेनिका सॉरी आदिकाल सर कर देंगे और जो रीतिकाल आदिकाल पहले से है ही इसमें। देखो, कर देंगे वो तो ठीक है, पर क्यों कर देंगे ये भी समझ जाओगे ना, ज्यादा बेहतर है। आप वीर गाथा काल अगर नाम पूछे कि वीर गाथा काल को वीर गाथा बोलना कितना सही है, तो आप उसके पीछे एक आधार दोगे कि कुछ हद तक तो सही है। अगर 80% कविताएं वीर रस से ही युक्त लिखी गई हैं, जहाँ पे अपना पति अगर रणभूमि छोड़कर भाग आता है तो उसको कायर की संज्ञा दे रही है एक स्त्री, तो वीर रस तो है ही, बहुत ज्यादा है वीर रस का, पूरा पूरा है। लेकिन फिर भी कोई काव्य का नाम सिर्फ उसकी अधिकता के कारण रख देना या फिर उस परंपरा दौर के कारण रख देना, ये थोड़ा सा अबूझा लगता है। अब आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि आचार्य द्विवेदी ने साहित्य की समीक्षा हेतु मूलभूत प्रतिमान तय किया, वह काव्य शास्त्री ना होकर समाज शास्त्रीय है। अब देखो, अभी हमने जो प्रतिमान देखे थे वो दर्शन के तत्व थे, मतलब साहित्य इतिहास के मूलभूत सिद्धांत थे, प्रतिमान बेहतर थे। लेकिन इन्होंने समाज शास्त्री प्रतिमान दिया, और थोड़ा सा मैच भी कर रहा है कि आचार्य शुक्ल बोलते हैं कि साहित्य जो है जनता की चित्रवृत्तियों का काव्य है, और जनता की संचित चित्रवृत्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे समाज का मतलब साहित्य में भी बदलाव होता रहता है। तो थोड़ा तो समझ आता है, समाज शास्त्री आधार पे है, जबकि शुक्ल जी इन दोनों का समन्वय करते हैं। एक तो जनता की चित्रवृत्ति भी बताते हैं, और दूसरा उनका उद्देश्य था कि आप जो तेन की परिभाषा है कि क्षण के आधार पर भी देखो, तो जाति वातावरण तो ठीक है, मानते हैं, लेकिन रचना के क्षण को भी आप महत्व दो। तो जहां शुक्ल जी दोनों को महत्व दे रहे हैं, वहां द्विवेदी जी केवल समाज शास्त्रीय आधार को, मूलभूत आधार को नहीं मान रहे हैं। अब जैसे एक ही लक्ष्य है, जैसे मनुष्य, अशोक के फूल नामक निबंध में वो साफ लिखते हैं, आप साफ लिखते हैं, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध अपने सिलेबस में कौन सा है, कुटज है ना? हाँ, शायद कुटज है। तो जब वो लिखते हैं अशोक के फूल, तो उसमें साफ लिखते हैं मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो उस बात को आप थोड़ा सा नोट करे रहना। एक दो निबंध आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के और पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा, आपको सही रहेगा थोड़ा समझने में। जैसे आलोचना हम करेंगे या फिर और भी चीजें होंगी, तो वहां पे और अच्छा होगा। और चिंतामणि तो है ही आचार्य शुक्ल का निबंध। तो निबंध को पढ़ के हम सिर्फ निबंध नहीं समझेंगे, उससे कभी एक दो क्वेश्चन आ जाए मुश्किल से तो वो तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन निबंध को पढ़ने का हमारा एक उद्देश्य होगा कि जो आलोचनाएं हैं, जो सिद्धांत बीच बीच में आ रहे हैं, उन सिद्धांतों को भी हम समझेंगे। जैसे अगर हम संवत्सर निबंध पढ़ रहे हैं, संवत्सर किसका है, तो शायद बालकृष्ण भट्ट का है या फिर किसी और का। तो संवत्सर निबंध पढ़ने के पीछे ये नहीं है कि संवत्सर से क्वेश्चन आएगा, इतना सिलेबस है, क्वेश्चन आना ना आना थोड़ी वैसी बात है। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो उसका एक आधार समझेंगे कि वो किस लिए जरूरी है। अगर हम आलोचना कर रहे हैं, कहीं पे हमें जरूरत पड़ गई, जैसे यहाँ पे हमें जरूरत पड़ गई अगर कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहना या भाषा का बादशाह कहना, तो हम यहीं से खोजेंगे, हमारे जो कोटेशन होंगे, उद्धरण होंगे, तो यहाँ से और ज्यादा अच्छे तरीके से मिलेंगे। जैसे अगर तुलसीदास जी को आपको डिफेंड करना हो कुछ चीज में, तो रामविलास शर्मा ने एक निबंध लिखा है सामंत विरोधी तुलसी। तो अगर आप उसको पढ़ लोगे ना, तो मुझे तो लगता है, मतलब सिर्फ मैं अपना नजरिया बताऊं, अगर 4 क्वेश्चन तुलसीदास से आ जाए ना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। इस आधार पर वो निबंध लिखा गया। निबंध गद्य की कसौटी होता है। अगर आप समझो कि तुलसीदास ने एक रामचरितमानस 7 सर्ग में लिखा है, और एक छोटा सा निबंध रामविलास शर्मा ने उनके बारे में लिखा है लगभग 5-6 पेज का, तो वहां पे वो निचोड़ मिलेगा कि जितनी भी चीजें हैं सबका निचोड़। अगर वहां पे मिल रहा है कि तुलसीदास पर आरोप लगता है कि तुलसीदास लोगों को भक्ति रूपी अफीम पिलाते हैं, तो फिर समझ आएगा कि हाँ कितनी जरूरी बात है। ये कोट हम कहीं पे कर सकते हैं, अगर एक आरोप आ जाए तो कोट करना चाहिए। तो इस चीज को हम थोड़ा निबंध जब भी पढ़ेंगे तो कॉपी पेन रखेंगे, एक बार नोट करेंगे और अगली बार उसको और बेहतर करेंगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे ये समाजशास्त्री मूल्य रखते हैं, पता ही चल गया। जैसे कबीर को ले लो, तो उनकी रचनाओं और रचनाकारों का विश्लेषण करते हुए, रचनाओं और रचनाकार क्या समझे? रचनाओं मतलब कि कैसी रचना है, और रचनाकार मतलब साहित्यकार की प्रतिभा को वो देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिल्प पक्ष पर अधिक महत्व नहीं दिया। शिल्प पक्ष पर मतलब कि जैसे आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को समझ आ जाए। लेकिन शिल्प पक्ष में क्या होगा? कथानक होगा, भाषा शैली होगी, चरित्र होगा। तो उसपे ज़्यादा मैटर नहीं है। उद्देश्य क्या है? चीज़ों का कौन-सी मान्यताओं को ठुकरा कर वो रचना रच रहे हैं, कौन से मूल्यों को हटाकर वो साहित्य बना रहे हैं। वो असली आधार होना चाहिए किसी भी रचनाकार और उसकी रचना को देखने का। तो उनका ऐसा मानना था। जबकि शुक्ल जी ठीक है, मानते थे कि लोक मंगलकारी धारणा होनी चाहिए एक लेखक या एक साहित्यकार में, पर फिर भी अगर आप देखो तो समझ तो आए वो लोक मंगलकारी धारणा। तो उस बात का दोनों में थोड़ा-सा विवाद है। आगे बढ़ते हैं हम। द्विवेदी जी का साहित्य इतिहास संबंधी दृष्टिकोण शुक्ल जी से अलग है, व इस कारण वे कई स्थलों पर शुक्ल जी की मान्यताओं से टकराते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग इस प्रकार हैं। पहला प्रसंग आदिकाल के तथाकथित सांप्रदायिक साहित्य का है। शुक्ल जी ने सिद्धनाथ साहित्य सांप्रदायिक कहा था, व इस आधार पर उसे साहित्य के बाहर। अब शुक्ल जी से पूछोगे, जैसे एक सवाल आएगा आगे, कल जो पढ़ेंगे, सवाल आएगा कि सिद्धनाथ साहित्य को वास्तव में साहित्य कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? तो वहाँ पे शुक्ल जी आपको मिलेंगे, कहेंगे कि इसका जो आधार है ना, सिद्धनाथ व जैन का सांप्रदायिक आधार है। और एक साहित्य का आधार सांप्रदायिक कभी नहीं होना चाहिए, मतलब किसी जाति विशेष से या फिर किसी धर्म विशेष से आधार होना नहीं चाहिए। तो वो साहित्य से बाहर कर देते हैं। साहित्य तो ऐसा होना चाहिए कि हर वर्ग का लाभ करे। अब जैन साहित्य उसका नाम है, तो केवल जैन के लिए होगा कि जो जैन अपना रहे हैं उनके लिए, या फिर सिद्ध और नाथ साहित्य है तो जो योगी हैं उनके लिए ज़रूरी है। अगर आप स्त्री का खंडन कर रहे हो तो केवल वही जो योगी हैं उनके लिए ज़रूरी। तो शुक्ल जी इस आधार पर उसको बाहर करते हैं। लेकिन यदि हम धार्मिक साहित्य को बाहर करेंगे तो हमें संपूर्ण भक्ति काल को बाहर करना पड़ेगा। अब देखो कितनी बड़ी बात द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हो कि सांप्रदायिक साहित्य है, फिर राम भक्ति काव्य धारा को आप हटाओ। फिर आप कृष्ण भक्ति काव्य धारा को हटाओ, आपको तो फिर पूरा भक्तिकाल हटाना पड़ेगा, और भक्तिकाल हटाना पड़ेगा, समझे? अभी जब हम बात कर रहे थे कैसे विभाजन किया, तो वहाँ पे हमको भक्तिकाल नहीं मिला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। वो पूर्व मध्यकाल नाम रखते हैं, उत्तर मध्यकाल रखते हैं। तो मतलब थोड़ा-सा उनका सपोर्ट तो उनका भी है कि अगर ऐसा है कि सांप्रदायिक आधार को आप कह रहे हो कि नहीं मानेंगे, तो हटा दो फिर। और खुद उन्होंने कर दिया कि ठीक है, आप अगर ऐसा मान रहे हो तो मैं भी नहीं मानता, चलो सांप्रदायिक आधार हटा दो, लेकिन मैं रखूँगा ज़रूर। तो पहला विवाद तो ये होता है। विवाद समझ गए या फिर थोड़ा और गहराई से समझाऊँ? थोड़ा-सा और थोड़ा समझा दीजिए इसमें। जैसे देखो कि आप अगर साहित्य पढ़ते हो ना, तो जैसे आज ही मैं किसी को बता रहा था, उनकी कॉपी में उन्होंने लिखा है कि कबीर दास जी भगवान जी से आराधना करते हैं कि अब हमारे अगर साहित्य को पढ़ोगे तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण नहीं है, भगवान श्री राम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण, वो श्री कृष्ण कह लो या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह लो। यहाँ पे हम साहित्य में जब पढ़ेंगे तो उसको एक महान व्यक्तित्व के तरीके पे देखेंगे। साहित्य में हम सांप्रदायिक आधार नहीं लाते हैं। तो शुक्ल जी वही कह रहे हैं कि सिद्धनाथ और जैन साहित्य को अगर हम वीर गाथा काल इसलिए नहीं कह रहे हैं या फिर आदिकाल इसलिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि सांप्रदायिक आधार लेके आते हैं। ये सिद्ध नाथ साहित्य सिद्धों को सपोर्ट करेंगे, नाथ वाले नाथों को करेंगे। जैन तो नाम से ही समझ आ रहा है कि वो जैन धर्म में जो भी जुड़ेगा, जैसे जन-जन की भाषा हो गया था कि जिस 8वीं 9वीं सदी में पाली और प्राकृत में मिलने लगे थे, जैन ग्रंथ या फिर बौद्ध ग्रंथ मिलने लगे थे। तो इस काल को वो सांप्रदायिक आधार देते हैं और उसको साहित्य से परे रखते हैं, कहते हैं साहित्य में होना ही नहीं चाहिए। अब द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर आप ऐसी बात करोगे ना, तो फिर आप भक्तिकाल को पूरा हटा दो, फिर आपने दूसरा काल भक्तिकाल क्यों रखा है? वहाँ पे आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको अ राम जी नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे।
तो वही है कि साहित्य में जब हम उस चीज़ को एक महान पुरुष के तौर पर रखेंगे, तो रख पाएँगे। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम के तरीके पे रखोगे, तो नहीं रख पाओगे। क्योंकि हिंदी साहित्य का पढ़ने का मतलब उनकी कहानियाँ जानना, उनके बारे में जानना, ना कि भक्ति और पूजा करना। हम अगर सुंदरकांड पढ़ रहे हैं ना, तो नहा धो के ज़रूरी नहीं मतलब एक समझने की बात है कि ज़रूरी नहीं हम नहा धो के चंदन लगा के या फिर माला जपते हुए पढ़ें। हम उसको साहित्य के नज़रिए से पढ़ रहे हैं। वहाँ पे जो राम होंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होंगे, उनके जैसे गुण हमको हासिल करने हैं। ना कि हम उनको जब व्याख्या जब आएगी, तो व्याख्या में बहुत लोग गलती करते हैं, भगवान श्री राम। और आप टॉपर की कॉपी देखोगे, वो श्री राम बोलेंगे या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलेंगे, श्री कृष्ण बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण आप उसमें देखोगे ही नहीं। हो सकता है साहित्य का यूज़ करने वाले जैसे सूरदास लिख रहे हैं, तो सूरदास बोलते-बोलते भगवान की संज्ञा दे दें, लेकिन साहित्य में जब हम बोलेंगे, तो नहीं, हमें नहीं देना है भगवान की संज्ञा। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो दोनों का विरोध ऐसे होता है। अब शुक्ल जी ने भक्ति काल के उद्भव की व्याख्या प्रत्यक्षवादी प्रभाव तेन का कौन सा प्रभाव था बताओ? कल ही बताया वही था सर, मैंने। जाति के आधार पे, जाति हुँ, के आधार पर था, और वातावरण के आधार पर था, फिर रचना के क्षण के आधार पर था। हाँ, तो शुक्ल जी ने भक्ति काल को प्रत्यक्षवादी प्रभाव के आधार पर रखा। तो यह कहा कि भक्ति साहित्य इस्लाम की प्रतिक्रिया से विकसित हुआ है। अब देखो, इस्लाम की प्रतिक्रिया से विकसित हुआ है, यहाँ पे विवाद थोड़ा और बढ़ गया। जैसे अभी मैं बता रहा था रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा बोलते हैं कि मतलब बोलते नहीं है, वो खंडन करते हैं इस बात का। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जो है ना, लोगों को भक्ति रूपी अफ़ीम पिला रहे हैं, मतलब सांप्रदायिक होने को कह रहे हैं। तो यहाँ पे शुक्ल जी बोलते हैं जो भक्ति काल का जन्म हुआ है, जैसे इस्लाम आ गया था। और मतलब मेरा यहाँ पे कोई वो नहीं है, मैं बस संदर्भ समझाने के चक्कर में हूँ। इस्लाम जैसे आ गया था, तो इस्लाम के आने के कारण वहाँ पे मंदिर मस्जिद बनने लगे थे, धर्म का प्रचार काफ़ी जैसे अकबर और बाबर वग़ैरह ने और भी बहुत आप देख रहे होंगे कि हज यात्रा शुरू हो गई निःशुल्क शायद तुगलक वंश का किसी ने किया था, तो वो चीज़ें हो गई। तो भक्ति काल जब आरंभ होता है, तो शुक्ल जी बोलते हैं कि भक्ति काल इस्लाम की प्रतिक्रिया में भक्ति काल आज नहीं अभी हम केवल साहित्य को समझ रहे हैं। आचार्य द्विवेदी जी क्या कहते हैं भक्ति काल समझना आसान हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के पास ईश्वर की करुणा व भक्ति एक सेकंड ईश्वर की करुणा व शक्ति में ध्यान लगाने के अतिरिक्त ईश्वर की करुणा व भक्ति में ध्यान लगाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। क्या इस बात से क्या समझते हो आप? मैं बताता हूँ सर, एक बताइए। सेकंड। कहते हैं सर कि कहते हैं कि ईश्वर की करुणा और शक्ति में ध्यान लगाने के कोई अंतिम मार्ग ही नहीं था। इसका देखो, मतलब हुआ सर कि मैं बताता हूँ, समझो। जैसे इस्लाम धर्म आया, अब इस्लाम धर्म से आगे आप निकल नहीं पा रहे हो। वो जहाँ पे लड़ाई कर रहे हो, आप सरेंडर कर दे रहे हो। या तो आप राजा जयचंद बन जा रहे हो, या तो आप उनमें मिल जा रहे हो, कह रहे हो कि हम आपके अधीन हैं, आप हमारी सहायता करो या फिर हम आपके सहयोग करेंगे। वहाँ पे आप उदय नहीं कर पा रहे हो। अब अगर लोगों को जोड़ना है, जैसे पहले मध्यकाल में जो मतलब वैसे नहीं कह रहा पर हिंदू धर्म के जो लोग थे, वहाँ पे थोड़ा-सा निषिद्ध हो गए थे या फिर वो चीज़ें सुधारना नहीं चाहते थे। जो आक्रमण कर रहा है, कर रहा है। छोटे-छोटे राज्यों में बँटे थे तो दूसरों की सहायता भी नहीं कर रहे थे। तो भक्ति काल के अलावा या भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था कि आप किसी और चीज़ में मिलके या फिर किसी और चीज़ को आप करो। तो शुक्ल जी का साफ-साफ मानना है क्योंकि अभी हमने देखा कि वैज्ञानिक आधार पर अगर कोई इंसान वर्गीकरण करेगा, तो उसका आधार तो यही होगा कि तुम अपने पौरुष से हताश हो गए थे, तुमने इसलिए ईश्वर की भक्ति के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं चुना। तुम वहाँ से लोगों को जोड़ना चाहते हो कि हमारे मंदिरों का खंडन हो रहा है, हमारी ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हमें समझ आता है शुक्ल जी की बातें कि वो प्रत्यक्षवादी विचारधारा पे या फिर रचना के क्षण पर
रख के बातों को कह रहे हैं कि ये है। लेकिन द्विवेदी जी ने इस विचार का खंडन किया, और खंडन करना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे-पूरे तरीके से सही हो। खंडन किया, वो प्रश्न उठाया कि जो भक्त साहित्य दक्षिण भारत में 7वीं से 8वीं शताब्दी में था, और इस्लाम अगर कह रहे हो कि इस्लाम आ गया या फिर इस्लाम आ रहा है, तो 7वीं 8वीं शताब्दी में तो ये उत्तर भारत में भी ठीक से नहीं पहुँचा था। तो फिर आप कैसे कहोगे कि जो अलवार थे, नैनार थे, तो ये इस्लामी परंपरा से है, या फिर इनका होना और उत्तर भारत के जो भक्ति आंदोलन था उससे ज़्यादा विशाल, जैसे आप अलवार परंपरा को ले लो, नैनार को ले लो, या फिर जितनी भी साहित्यिक परंपराएँ आपको भक्ति से जुड़ी हुई मिलेंगी, तो ये तो है नहीं। तो द्विवेदी जी की बात भी सही लगती है कि हाँ, बात सही है। तो आप देखो, दोनों का आधार सही है। अपना-अपना देखने का नज़रिया एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहा है, और एक सामाजिक सांस्कृतिक मूलभूत धारणाओं को हटाकर सामाजिक और शास्त्रीय धारणाओं से देख रहा है। तो दोनों का नज़रिया ठीक है। परंपरावादी नज़रिए से आप देखोगे ना, तो आपको भी ये चीज़ें दिखेंगी। तो दोनों इस बात में खंडन होता है, और वे मानते हैं कि भक्ति साहित्य की परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। ये वे यह भी कहते हैं कि इतनी जिजीविषा से भरा साहित्य हतदर्प जाति की पराजित मानसिकता का परिणाम कैसे हो सकता है? मतलब जो हड़पने वाली जाति है, उसकी मानसिकता से विकास हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो आप कह दो कि उत्प्रेरक का काम किया है, पहले ये हमारा भक्ति आंदोलन चल पड़ा था, और उसके बाद फिर अगर आप कहना चाहो तो कह दो कि उत्प्रेरक के रूप में इस्लाम धर्म आया, जिससे पूरे देश में ये धर्म फैल गया। हर भाषाओं के लोग अब लगभग एक बोली, जैसे खड़ी बोली में संत साहित्य देखते हैं ना, तो लगभग एक सी बोली में कोशिश करने लगे। तो दोनों की बातें हमें सही लगती हैं। आप देखो, जब आप प्रूव करने जाना, तो ऐसा मत कहना कि इनका ये मानना है और एक को आप जिता दो। आप दोनों में मैच अप करके चलना कि ये मानना इस कारण, इनका ये मानना इस कारण। अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने कबीर का मूल्यांकन करते हुए उनकी अक्खड़ता को इस्लामी एकेश्वरवाद या पैगंबरी खुदाबाद का प्रभाव माना है। अब देखो, कबीर से क्या-क्या सवाल आते हैं, थोड़ा सवाल के बारे में बात करते रहते हैं। पीवाईक्यू में अगर आओगे तो कबीर से सवाल आते हैं, कबीर का दर्शन, प्रभाव, जैन, बौद्ध, इस्लाम, सूफी का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव, काव्य भाषा का प्रभाव, प्रासंगिकता। तो ये सवाल बना कहाँ से? इनकी इस लाइन से कि कबीर का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं उनकी अक्खड़ता जो थी इस्लामी एकेश्वरवाद से आती है, जहाँ एक को माना जाता है, कबीर भी वैसे अक्खड़ हो जाते हैं। और पैगंबरी खुदावाद का प्रभाव है, जबकि द्विवेदी जी ने इनकी ना, जैसे शुरुआत में ही हम जब पढ़ रहे थे, तो संश्लेषण की वस्तु मानते हैं। और वहीं पे बताते हैं कि जो ये हैं, कबीर हैं, तो नाथ संप्रदाय की हठयोग साधना में खोजी गई है। अब दोनों चीज़ों को देखो, तो आप अगर पढ़ोगे कबीर को, तो वहाँ पे आपको रहस्यवाद भी मिलेगा। खुदा की पैगंबरी संपदा से भी आपको दिखेगा कि हाँ है, और नाथ संप्रदाय का भी प्रभाव या फिर हठ योग साधना भी आपको दिखेगा ही। तो दोनों बात में मैच अप दिखता है। मैं तो मतलब कहीं पे नहीं, वोटिंग में कर ही नहीं रहा हूँ। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में क्या विरोध है, मैं बस विरोध गिना दूँगा और कन्क्लूज़न में साफ से बच जाऊँगा कि एक का मानना था परंपरावादी दृष्टिकोण से और एक का मानना था प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से, जो अपने-अपने नज़रिए के कारण इस मत तक पहुँचे, और वर्तमान में कुछ ऐसा ही है कि मिला-जुला रूप लिया जाता है। तो मैं नहीं करने जाऊँगा, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना ज्ञान है, ना तो मैंने साहित्य पढ़ा है कि मैं बता पाऊँ कि हठ योग से आया है या फिर इस्लामी एकेश्वरवाद से आया है। और हो सकता है 2 महीने बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ, या फिर और चीज़ें पता होने के बाद मैं कह पाऊँ कि हाँ, हठ योग से ही आया था, या फिर कह पाऊँ हाँ, इस्लामेश्वरवाद से ही आया था। लेकिन अभी वैसा नहीं है कि मैं कह सकूँ। तो आप सोचना कि कहना चाहिए या फिर नहीं कहना चाहिए। अब इतनी विशेषताएँ तो हो गईं, अब विशेषताओं के आधार में एक चीज़ हम समझते हैं। अगर सवाल आया कि बच्चन सिंह कहते हैं कि बच्चन सिंह ही हैं या नहीं है, डबल चेक कर लेना। बच्चन सिंह कहते हैं कि शुक्ल जी का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। बाकी या तो विरोध है या तो समर्थन है। इस बात पर व्याख्या कीजिए।
तो आप देखोगे जब हम शुक्ल जी की बात कर रहे थे, तो वहाँ विरोध-विरोध नहीं कर रहे थे। सीधी बातें कर रहे थे कि ऐसा-ऐसा है, इस नज़रिए से आया, इस दृष्टिकोण से आया। अब हम जब द्विवेदी जी के आ गए, तो यहाँ पे ये अपनी हर बातों को प्रस्तुत करने के लिए खंडन करने की कोशिश करते हैं। चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं कि ऐसा अगर लोगे तो ऐसा ही है और ऐसा अगर लोगे तो फिर ऐसा है। तो वो खंडन के रूप में आया। तो अगर सवाल आता है मतलब आएगा नहीं, पर हम सोच के रखते हैं ना। अगर आता है तो फिर हाँ, बता देंगे कि लगता तो मुझे भी है कि विरोध के रूप में आया है। भले कुछ नई चीज़ें मिल गई हों विरोध करते हुए, पर आया तो है। अब सीमाएँ गिनते हैं, द्विवेदी जी के इतिहास लेखन की क्या सीमाएँ? तो परंपरा पर अधिक बल देने के कारण उनकी रचनाओं में युगीन प्रभाव की उपेक्षा दी जाती है। जैसे भक्तिकाल युगीन या भक्ति युगीन चल रहा है या संत काव्यधारा युग चल रहा है। तो अपनी अब परंपरा में ही वो जूझे हुए हैं, तो उस चीज़ को महत्व नहीं दे पा रहे। एक चीज़ तो ये हम समझ गए। दूसरी, समग्रता पर आप अधिक बल दे रहे हो, समग्रता मतलब हर दृष्टिकोण को, वैज्ञानिक भी और वो भी। तो बल देने के कारण उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता उतनी नहीं रहती जो साहित्य के इतिहास लेखन से अपेक्षित रहती है। जैसे समझना, अगर जैसे अभी समझो, अगर हम क्या कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इतिहास पढ़ने में हम बार-बार एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, लगातार चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैज्ञानिकता आएगी, अच्छे से आएगी। लेकिन क्या साहित्यिक दृष्टिकोण आ पाएगा? क्या साहित्य के इतिहास में जो 4-5 चीज़ें होती हैं कि साहित्यकार की प्रतिभा तो देखें ही, साथ में जो द्वंद्वात्मकता है, उस द्वंद्वात्मकता को भी देखें और संतुलन व सामंजस्य बना के चलें। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाएँगे। तो वैसा इनके साथ भी है कि दोनों चीज़ को लेने के चक्कर में एक चीज़ 30 हो गई और एक चीज़ 60 हो गई या फिर एक चीज़ 70 हो गई, ऐसा समझ आता है। अगला है कि द्विवेदी जी ने शुक्ल जी का विरोध करने के बावजूद मूलतः उनका ही ढांचा स्वीकार किया है और केवल इतिहास की कुछ सीमाओं का उल्लेख किया है। अब बच्चन सिंह की बात क्लियर हो गई अगर, तो ये बात डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने वही उन्हीं का इतिहास लिया है और क्या कर ही सकते हैं। तो वैसा ही है। अब आगे बढ़ें स्वरूप चतुर्वेदी के पास जाएँ या फिर और कुछ समझना बाकी है? नहीं समझ तो सर आ गया। तो अब रामस्वरूप चतुर्वेदी पे आते हैं। बस इनको करते हैं और थोड़ी सीमाएँ पढ़ लेंगे कि क्या थोड़ा-सा मुश्किल था या मुसीबत थी और आज का ख़त्म करते हैं। देखो, अब आचार्य द्विवेदी आए, अब रामस्वरूप चतुर्वेदी आए। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी अगर आ रहे हैं तो थोड़ा कुछ नया होगा या फिर कुछ और विशेषताएँ होंगी। तो यहाँ पे साहित्य इतिहास लेखन में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इनका थोड़ा माना जाता है कि और बेहतर है या फिर कहें कि और जैसे होता है कि एक इंसान ने आंसर लिखा, अपने से लिखा। दूसरे इंसान ने उसका नकल किया और कुछ जो छूटा हुआ था, उसको और बेहतर कर लिया। और तीसरे इंसान ने दोनों की गलतियों को हटाकर, छँटाकर और बेहतर कर लिया। तो अगर हम ढूँढने जाएँगे तो इन्हीं के में मिलेगा, लेकिन जो मौलिक होगा, वो हमें आचार्य शुक्ल का मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है। आचार्य शुक्ल व द्विवेदी के इतिहास लेखन को तथ्यों की प्रामाणिकता और संतुलित इतिहास बोध से संबद्ध कर चुके थे। ये तो ज़रूर कह दिया कि आपने जो-जो लिखा है कि इत्ते यहाँ से आदिकाल है, ये है इतने कवि हैं, इन कवियों की ये विशेषता है। तो उनको कह दिया कि हाँ, इतिहास बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। ऐसी स्थिति में यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण था कि इतिहास लेखन को नया दृष्टिकोण दिया जा सके। सब कुछ बढ़िया था, ऐसा मानना चतुर्वेदी जी का भी था। तो नई दृष्टिकोण का विकास हो कैसे? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, नाम ही रख दिया। मतलब अब जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो यहाँ संवेदनाएँ भी होंगी। कि साहित्यकार की क्या प्रतिभा है वो तो ठीक ही है, पर साहित्य की क्या द्वंद्वात्मकता है, उसको भी हम लेके चलेंगे। तो उनके इतिहास ग्रंथ में जिसका नाम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, उनका इतिहास संबंधी दृष्टिकोण नामकरण में शामिल 2 शब्दों, कौन से शब्द? संवेदना और विकास से स्पष्ट हो जाता है। बल्कि साहित्य और संवेदना का परस्पर संबंध स्पष्ट करते आगे यह दृष्टि आचार्य शुक्ल से मिलती है जहाँ वे साहित्य की परंपरा और जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब बताते हैं। वही बात तो है, नाम बदल देने से क्या
लेखन बदल जाएगा या परंपरा बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अब जिसे आचार्य द्विवेदी ने परंपरा तत्व कहकर प्रयुक्त किया है। इस प्रकार आचार्य द्विवेदी, आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी की इतिहास दृष्टियों का संश्लेषणात्मक प्रयोग करने में सफल रहे हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित हैं। इस बात का एहसास उन स्थानों पर होता है जहाँ शुक्ल और द्विवेदी जी का विवाद हो रहा है, जैसे भक्ति काल के उद्भव संबंधी विवाद। डॉक्टर चतुर्वेदी इस्लाम मलेच्छ वाहिनी के आक्रमण के महत्व पर आचार्य द्विवेदी और नामवर सिंह का विरोध करते हैं। स्वरूप चतुर्वेदी भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी मानता हूँ कि जो इस्लाम का आक्रमण था ना, उसी ने भक्ति काल का जन्मा है। आप जो द्विवेदी और नामवर सिंह कह रहे हैं, उसको वो विरोध करें। हालांकि शायद नामवर सिंह ने लिखा नहीं है, नगेन ने नहीं लिखा या फिर नामवर सिंह ने नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने संकलन जरूर किया है। शायद 21 या 22 साहित्यकारों का है कि कैसा कैसा हो सकता है। तो देखूंगा, मैं बताऊंगा कि नगेन थे या फिर नामवर थे। अब आदिकाल के नामकरण तथा कबीर के महत्व जैसे प्रश्नों में उन्होंने शुक्ल जी की परंपरा को पुनर्परिभाषित किया और गंभीर तरीके से प्रस्तुत किया। इनके इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता है कि वे भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों को खोज खोज पाते हैं। जो भाषा और साहित्य के बीच एक संबंध होता है ना, अक्सर आप देखोगे कि साहित्यकार जो है थोड़ा ऊपर, जैसे आचार्य शुक्ल थोड़ा खुद दूर रह जाते हैं जब कबीर को वर्णन करने जाते हैं। तो यहाँ पे वो भाषा और साहित्य के गहरे संबंध, आप भाषा को वहां पे मत देखो। जैसे कबीर के काव्य में रहस्यवाद था, अक्खड़ता थी। तो उस चीज को कहते हैं कि नहीं, नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ऐसी लोक मंगलकारी धारणा नहीं चाहिए मुझे, शुक्ल जी कहते हैं। तो ये जो चतुर्वेदी जी हैं, कहते हैं ठीक है, भाषा और साहित्य के गहरे संबंध को हम अगर खोजें तो हमें मिलेगा कि अलग अलग राजनीतिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा मिल जाएगी। तुलनात्मक उदाहरण देकर व्याख्याओं को प्रमाणित भी किया है। उदाहरण जैसे रीत काल के समय बिहारी जैसे कवियों में दोहा लेखन तथा ठीक उसी समय मिर्जा गालिब जैसे शायरों के शायरी लेखन की सुंदर भाषिक तुलना उन्होंने की। शायरी की अधिक प्रभावशीलता व जीवंतता का कारण समझाते हुए कहते हैं, लिखने की सजगता जीवंतता को कम करती है, जबकि कहने की सजगता जीवंतता को बढ़ाती है। अब अगर मिर्जा गालिब कहते हैं, इस रते कतरा का है दरिया में फना हो जाना, इश्क का हद से गुजरना है दवा हो जाना। अगर आप ये शुक्ल जी के पास ले जाओ ना, शुक्ल जी कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो, मतलब मैं ऐसी चीजों का खंडन कर रहा हूँ और तुम उस चीज को ला रहे हो। तो यहाँ पे चतुर्वेदी जी थोड़ा ओपन माइंडेड है, कहते हैं कि लिखने की सजनता जीवंता को कम करती है, कि आप उस चीज को जीने नहीं देते। अगर मैं बोल दूं ऐसे इसी मिर्जा गालिब के कथन को मैं बोल दूं कि मेरी इच्छा है कि मैं एक ऐसा नेकी करूं, जो नेकी करूं और दरिया में डाल दूं, और अगर मुझे दर्द हो रहा है तो उस दर्द को इतना बढ़ा लूं कि वो दवा हो जाए। तो यहाँ पे लिखने की सजगता तो है, सामने वाले को समझ आएगा, लेकिन जीवंता कम हो जाएगी काव्य की। अगर सहजता, कहने की सहजता जीवंता बढ़ाती है, तो क्यों ना उसे अपना लिया जाए। अगर कबीर का ये कहना कि बरसे कंबल भीगे पानी अच्छा लग रहा है, मतलब जीवंता को बढ़ा रहा है, कि आप चोट कर रहे हो उस बात में, व्यंग कर रहे हो, तो अच्छा है ना, क्यों हम उसको खारिज कर रहे हैं। हम किसी की लिखने की सजगता को देखकर, कि जो सीधा सीधा लिख रहा है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना का, उसको क्यों इतना महत्व दे रहा है। तो ऐसी चीजें हमें दिखती हैं। आचार्य चतुर्वेदी थोड़ा ओपन माइंडेड दिख जाते हैं। एक तरफ तो वो शुक्ल जी के साथ थोड़ा रहते हैं, पर साथ साथ उनका पुनर्परिभाषित भी कर देते हैं कि हाँ ठीक है, मान लूंगा, मैं इस बात को भी मान लूंगा। तो जब वो पुनर्परिभाषित करते हैं तो कहीं ना कहीं वो द्विवेदी जी के साथ मिलते रहते हैं। आगे चतुर्वेदी जी का इतिहास लेखन इस बात का भी प्रमाण है कि उन्हें साहित्यिक विधाओं की प्रकृति के गहरे अंतरों की पहचान करनी आती है। इस बात से क्या समझे कि इतिहास लेखन का प्रमाण साहित्यिक विधाओं की प्रकृति, कि कोई इंसान रहस्यवादी रचनाएं लिख रहा है। अब रहस्यवादी रचनाएं लिख रहा है तो साफ साफ लिखेगा, नहीं लिखेगा, उसमें थोड़ा रहस्य तो होना चाहिए। अगर मैं लिखूं, मैं नहीं मान लो, अगर
जैसी जी हूँ, जैसी जी लिख रहे हैं, फूले मरे पे मरे न बासो, या फिर कोई न रहा जग रही कहानी, कोऊ न रहा जग रही कहानी। इस बात को अगर मैं लिख रहा हूँ, तो प्रकृति को भी तो समझना चाहिए कि मैं सूफ़ी काव्य से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा काम है इश्क मजीजी से इश्क मजीजी से इश्क हकीकी तक, तो मैं क्यों ऐसी रचनाएँ ना करूँ, क्यों ऐसे पद ना लिखूँ? तो वो चीज़ थोड़ा द्विवेदी जी और क्लियर करते हैं कि हाँ, आप कर सकते हो, थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। कविताओं और गद्य की तुलना में बेहद बारीकी से अभी तक जो रचनाकार थे सिर्फ़ इतना बोल देते थे कि कविता की कसौटी गद्य है, गद्य की कसौटी निबंध है, इतना बोल देते थे। इन्होंने थोड़ी बारीकता दी और उन्होंने गेय के साहित्य के 2 उदाहरण दिए। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। जो वेदना में है वही दृष्टा हो सकता है, ठीक है? दुःख सबको माँजता है और चाहे स्वयं यह दूसरों को मुक्त करना ना जाने, किंतु उन्हें यह माँजता है, उन्हें सीख देता है और दूसरों को मुक्त रखता है। आप देखो, एक शेखर एक जीवनी उपन्यास है अज्ञेय का। उसका शुरू का मतलब पूरा मत पढ़ना, ज़रूरी नहीं है। हालाँकि क्वेश्चन आए ज़रूर हैं, मन पड़े तो पढ़ते रहना धीरे-धीरे अगर साहित्य में इतनी रुचि। उसमें जब प्राकथन लिख रहे होते हैं अ, अज्ञेय जी, तो एक लाइन लिखते हैं। कहते हैं टी.एस. इलियट का मानना है कि देयर आर सेपरेशन बिटवीन अ राइटर हू राइट्स एंड अ मैन हू फील्स, मतलब जो इंसान फ़ील करता है, महसूस करता है और जो लिखता है, उन दोनों में अंतर होता है। और सेपरेशन आर ग्रेटर इफ द राइटर इज ग्रेटर, मतलब सेपरेशन उतना ही बड़ा होगा जितना कि लेखक बड़ा है। मतलब उस आधार पर अगर देखूं, शेखर खुद अपने आप को कह रहा है कि अगर उस आधार पर देखूं तो मैं बहुत बड़ा रचनाकार हूं। तो इस दृष्टि से आप देखो ना, तो वो यही बताते हैं वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। जो वेदना में है वही दृष्टा हो सकता है। उस चीज को वो इस तरह से परिभाषित करते हैं, जो परिभाषित कर देना भी जरूरी है। आप केवल काव्य में परिभाषित करने जाओगे तो काव्य में बस आप इतना लिख सकते हो कि अ, जैसे कोई सा भी काव्य होगा, फूले मरे पे मरे ना बास, सिर्फ़ इतना लिख सकते हो। लेकिन जहाँ पे एक दृष्टा होगा या फिर दर्शाने की बात होगी, तो गद्य में जाओगे ना, तब वहाँ पे आप बहुत ही अच्छी, बहुत ही बारीकी तरीके से उस चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हो। तो वो बारीकी को कविताओं और गद्य की तुलना में बारीकी को इन्होंने समझाया और अज्ञेय का उदाहरण देके समझाया कि अज्ञेय का साहित्य आप देखो, अज्ञेय कविता भी लिखेंगे, अज्ञेय गद्य भी लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे, कहानी लिखेंगे। अब दोनों में अंतर अगर आपको देखना हो तो आप दृष्टा बनो, और अगर दृष्टा बनोगे तो आपको वेदना दिखेगा और वेदना की सृष्टि दिखेगी, शक्ति दिखेगी। अब डॉक्टर चतुर्वेदी आगे लिखते हैं, यद्यपि इन दोनों ही प्रसंगों में एक ही विचार व्यक्त हुआ है। बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन गद्य की भाषा बेहद तत्समी भाषा है, जबकि कविता कविता की भाषा तद्भवी है। वो शब्द उपजते हैं। जैसे महाप्राण निराला की आप कविता पढ़ो, आपको क्या-क्या अनुभव हो जाएगा, आपको नए-नए शब्द मिलेंगे, क्या ही बात है। और महाप्राण शब्द का यूज़ लगातार वो करते हैं, तो उनका नाम ही रामविलास शर्मा ने उनको महाप्राण निराला ही कर दिया। तो तद्भव तो होगा ही, अगर आप कविताएँ लिखोगे तो नए शब्द का जन्मना बीती विभावरी जागरी। ऐसे शब्द मिलना हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप गद्य में लिखोगे, तो वहाँ साहित्यिक आधार होगा, पारिभाषिक शब्द होगा। हो सकता है तत्समी रूप एक ही शब्द को के लिए एक ही अर्थ ले, उससे ज़्यादा बेहतर अर्थ ना ले पाए। तो वो चीज़ें दिखती हैं और बस इतना ही पढ़ते हैं डॉक्टर चतुर्वेदी को, और गहराई से अगर समझना है तो बढ़िया से पढ़ सकते हो। इनका इतिहास ही चाहो तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, अगर संवेदना पढ़ लिए, तो जैसे कॉलेज लेवल पे मैंने पढ़ा था, बहुत ही अच्छा है। पढ़ोगे तो बिल्कुल लगेगा कोई साहित्य पढ़ा जा रहा है। तो वैसे आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है, बस चूँकि क्वेश्चन आज तक आया भी नहीं है। डॉक्टर चतुर्वेदी के इतिहास लेखन में अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इतिहास लेखन के साथ-साथ दर्शन को भी शामिल करते हुए चलते हैं। बीच-बीच में कई स्थानों पर ऐसे कथन दिखते हैं, जो साहित्य से अधिक भारतीय समाज और संस्कृत के दर्शन की व्याख्या करते हैं। संवेदना है भाई, तो दिखना चाहिए ही। श्रृंगार और भक्त के समन्वय में अंतर्विरोध को सुलझाते हुए कहते हैं कि ईश्वर मानव से अधिक क्षमताएँ रखता है। इस रूप में श्रृंगार में मानव से भी अधिक मानव हो सकता है। मानव से भी अधिक मानव कितनी बड़ी बात है।
कि श्रृंगार में वो इंसान जैसे एक इंसान अगर वियोग रस में है और वो अपने आप को भी होमने की बात कर रहा है, तो मानव से भी अधिक मानव हो गया ना। तो उसी चीज़ के बारे में द्विवेदी जी चतुर्वेदी जी बात करते हैं। अगर इनका 1-2 साहित्य आपको मिले, तो आप पढ़िएगा। आप निबंध ही इनका पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब अ, हो गया ये सब। सामान्यतः कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल से बेहतर दृष्टिकोण या फिर उनसे ऊपर जो दृष्टिकोण या फिर द्विवेदी जी और आचार्य शुक्ल में जो भी कमियां थी, उन बची-कुची कमियों को रामस्वरूप चतुर्वेदी जी पूरा कर देते हैं या फिर भर देते हैं, और जिसे साहित्य के इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित पुरस्कार भी मिले हैं। अब देख सकते हो, इतनी गहरी बात आप करोगे तो पुरस्कार मिलना तो ज़ाहिर-सी बात है। तो ऐसा ही है। समकालीन लेखन में जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इससे बस एक लाइन ले लेना। जब हम अभट्ट पढ़ रहे थे तो नहीं, अपभ्रंश पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था कि स्वयंभू को पहला कवि माना है इन्होंने। तो वही है कि देख लो, इसमें भी शायद लिखा है, इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और वीरगाथा काल के ना जगह पर संधि काल नाम दिया है। इनका पता है, एक सेकंड में बताता हूँ। रामकुमार वर्मा ने 7 वर्णों में बाँटा है। संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, भक्तिकाल, प्रेम काल, राम काव्य काल, कृष्ण काव्य काल, 7 वर्ग में। शुक्ल जी के वर्गीकरण का अनुसरण निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य। अब हमारे सिलेबस में भी संत काव्य है और सूफी काव्य है, तो आप कह सकते हो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अ, योगदान दिया है, तो इसलिए इस जगह से उनका आदिकाल मतलब जो संत काव्य है और सूफी काव्य है, उसको कह देते हैं हम कि हाँ है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक लेखन है गणपति चंद्र गुप्त का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लेखन। अब वैज्ञानिक इतिहास लेखन हो गया तो वही है, आचार्य शुक्ल जी वही धारणा से आते हैं। तो आचार्य शुक्ल के प्रतिपादित ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन, मतलब वैज्ञानिक इतिहास अगर लिखोगे तो आचार्य शुक्ल को लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। 3 भाग बाँटा है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और पहला कवि शालभद्र सूरी को माना है। और हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास बाबू श्याम सुंदर दास। इसको पढ़ना-वढ़ना ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, बस जान लेना कि हाँ, ये भी रचनाएँ मिलती हैं। और एक डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। और बच्चन सिंह का, जैसे मैंने बताया था, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये क्या बोलते हैं कि आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित इतिहास के बाद जितने भी इतिहास लिखे गए, वो तो या तो शुक्ल जी के समर्थन में है या तो विरोध में है। कोई भी उनके इतिहास से मुक्त नहीं है। इसलिए उन्होंने पहला इतिहास नहीं माना, दूसरा अपने इतिहास को नाम दिया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और किसी ने लिखा था हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। डॉक्टर नगेन का है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सब ऐसे ही है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रामविलास शर्मा अपने सिलेबस में है, तो अगर सिलेबस में सपोर्ट करना चाहते हो कि हिंदी सामंत विरोधी तुलसी के बारे में लिखा है, तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आया नहीं है, मैंने पूरा देखा पीवाई क्यू। और नागरणी प्रचारणी सभा का हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इसको संक्षिप्त इतिहास को अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, छोटा-सा है। और मतलब सारांश देख लेना क्या-क्या है। और दलित व नारी विमर्श, जैसे कल भी मैंने बताया था कि एक लाइन आदम गौड़वी की नहीं मिलती, यदि तुम जब इतिहास लिखोगे, क्या उसमें मेरी भूख और प्यास लिखोगे? तो अगर बोले कि आप क्या सुधार लिखोगे या फिर पुनर्लेखन की माँग अगर बढ़ रही है तो क्या-क्या है? तो आप बोल देना कि आदम गोड़वी की कविता इस बात को ये बताती है, ऐसा-ऐसा है। जो कमियाँ दिखती है, नारी विमर्श नहीं दिखेगा, दलित विमर्श नहीं लिखेगा, या फिर और भी रचनाएँ जो छपी नहीं है उनके बा हालाँकि ठीक है, जो रचनाएँ छपी नहीं है उनको साहित्य की श्रेणी में उस तरह लिखा ही नहीं जाता। और लेखन काल की समस्या, गारसा दत्ताशी। अब देखो, लेखन काल की समस्या देख लो। मिश्र बंधुओं ने पा काल विभाजन के आधार पर होगा और नामकरण के आधार पर होगा, और जो विरोध हो रहा है दोनों के बीच, वहाँ पे कमियाँ देख लेना कि क्या-क्या कमियाँ हैं, उस पे होगा। और हो गया। अब हम जब पढ़ेंगे, जैसे उपन्यास में प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर और स्वतंत्रोत्तर युग पढ़ेंगे। तो
उस सिलेबस में जब हम बात करेंगे, शायद 20-30 दिन बाद हम उपन्यास वाले उसमें आ जाएँ, तो वहाँ पे हम बारीकी से बात कर लेंगे कि क्या-क्या है, उस साहित्य इतिहास को कैसे वर्गीकरण कर लिया गया है। और एक ऑडियो मैंने अभी बना भी लिया है कि नई कहानी या कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, समांतर कहानी। एक दिन मैं ऐसे ही पढ़ रहा था किसी के साथ, तो मैं रिकॉर्ड कर लिया उसको। तो भेज दूँगा, या तो अभी भेज दूँगा, हालाँकि अभी ज़रूरत भी नहीं है, जब समय आएगा तो भेज दूँगा मैं उसको। बाकी ठीक है, नामकरण की जितनी भी समस्याएँ हम समझ चुके हैं। अब जो जितना भी अपने सिलेबस में दिख रहा है, उतना तो हो चुका है। विवाद क्या थे, सब कुछ हो गया। अब कल से हम करेंगे आदिकाल, और उसमें आदिकाल में होगा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासोकाव्य। 4 काव्य होंगे, और चारों काव्य में एक जो हेमचंद्र है, हेमचंद सिलेबस में तो है पर कभी आया नहीं। तो देखते हैं क्या-क्या करना है। ठीक है, समझ गए?